ऑप्टिक्स का सेकेंड पार्ट वेव ऑप्टिक्स पर विचार करेंगे। इसमें जो चैप्टर पढ़ना है वह है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगेन्स प्रिंसिपल्स। दूसरा है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तीसरा है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और चौथा है प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये चार ही चैप्टर हम लोग को वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत में जो पहला पॉइंट है प्रकाश की प्रकृति। हम लोग रे ऑप्टिक्स में भी पढ़े थे कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो निर्वात तथा द्रव्यात्मक माध्यम में गमन करता है और हमारी आंख के रेटिना से टकराकर वस्तु के होने का आभास कराता है। प्रकाश की प्रकृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इस पर भी हम लोग प्रकाश डालते हैं। प्रकाश की प्रकृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश द्रव्यात्मक माध्यम में भी चल सकता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवन होता है। प्रकाश किसी धात्विक पदार्थ से टकराने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, जिसे हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये सारे पॉइंट्स हम लोग रे ऑप्टिक्स में देख चुके हैं। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये सारे पॉइंट्स पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्रकाश की प्रकृति से संबंधित जो प्रमुख तथ्य है, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आए और अपना अपना अलग अलग सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या किए। सर्वप्रथम न्यूटन साहब आए और अपने न्यूटन के कर्णिका सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या किए। हाइगेन्स साहब आए और तरंग सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या किए। मैक्सवेल साहब आए, विद्युत चुंबक के तरंग के आधार पर इसकी व्याख्या किए। और प्लांक साहब आए और वो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की प्रकृति के बारे में व्याख्या किए। तो सर्वप्रथम न्यूटन साहब आए जो कर्णिका सिद्धांत दिए, जो न्यूटन के कर्णिका सिद्धांत के नाम से जाना गया। उनके कर्णिका सिद्धांत इस प्रकार से हैं। उन्होंने बताया कि प्रकाश स्रोत से अनगिनत अदृश्य और भारहीन कण लगातार निकलते रहता है, जिसे कणिका कहते हैं, कॉर्पस्कुलर कहते हैं। ये कणिकाएं स्रोत से हर संभव दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है और अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती है। प्रकाश के रंग का भिन्न भिन्न होना कण के भिन्न भिन्न आकार पर निर्भर करता है। जो प्रकाश में अलग अलग रंग जो होता है, ये कण के अलग अलग आकार होने के कारण से होता है। कणिकाएं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यम की प्रकृति के आधार पर कण पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जो है उसकी चाल भिन्न भिन्न हो जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल भिन्न भिन्न हो जाती है। यह माध्यम के कण की प्रकृति पर, कण प्रकृति के द्वारा कण पर लग रहे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पर निर्भर करता है। न्यूटन के कर्णिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हुई, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हुई, परंतु प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या और प्रकाश के ध्रुवन की व्याख्या नहीं हो पाई। उनके अनुसार से विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। न्यूटन के कर्णिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कम और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, जबकि प्रयोग के द्वारा यह गलत पाया गया। उन्होंने जो पहला बात बताए थे कि प्रकाश स्रोत से अनगिनत असंख्य कणिकाएं, मॉलिक्यूलर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, निकलती रहती है, तो अगर प्रकाश स्रोत से ये निकलते रहेगी तो समय बीतने के साथ साथ
प्रकाश स्रोत का आकार जो है वह छोटा होता जाएगा। कई एक वर्ष, जल्द ना हो, थोड़े समय में ना हो, लेकिन कई एक वर्षों के बाद जो है उसका आकार छोटा होता जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो उनका यह थ्योरी गलत हो गया। तब हाइगेंस साहब आए, हॉलैंड के साइंटिस्ट हाइगेंस 1678 ईस्वी में। उन्होंने बताया कि प्रकाश कण के रूप में नहीं बल्कि प्रकाश तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है, तरंग के रूप में चलता है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस रूप में चलता है, तो तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है। और जब ये तरंग हमारे आंख के रेटिना से टकराता है तो हमें वस्तु दिखाई पड़ता है। उन्होंने बताया कि ये तरंग जो है प्रकाश की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है और तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और उन्होंने माध्यम के लिए ईथर कण की परिकल्पना की है। उन्होंने बताया कि ईथर का जो घनत्व होता है वह बहुत ही कम होता है और यह जो है पूर्णतः प्रत्यास्थ, परफेक्टली इलास्टिक होता है और किसी भी माध्यम में आसानी से संचरित कर सकता है। इनके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हुई, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हुई, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या हुई, प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या हुई, परंतु प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की व्याख्या नहीं हो पाई, क्योंकि हाइगेंस साहब बताए थे कि प्रकाश जो है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। तो अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल वेव जिसे हम लोग बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। लेकिन 1801 ईस्वी में थॉमस यंग ने व्यतिकरण की घटना की खोज की और उनके साथ फ्रेजनल साहब वैज्ञानिक ने प्रयोग के आधार पर सिद्ध किए कि प्रकाश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, और इसी के आधार पर प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या हो पाई, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की व्याख्या हो पाई। तो उनका यह सिद्धांत गलत हो गया, क्योंकि हाइगेंस के अनुसार से प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है, जो कि गलत है। उनका यह सिद्धांत गलत हो गया, परंतु उनके बातों से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो गई, प्रकाश के अपवर्तन की भी व्याख्या हो गई, प्रकाश के विवर्तन की भी व्याख्या हुई और प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या हुई। इस चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या 5 मार्क्स में हर साल एक साल अल्टरनेट करके या फिर किसी किसी साल 4-5 साल जो है बिहार बोर्ड में जो है 12 के एग्जाम में लगातार पूछा है। इससे पहले कुछ छोटा पॉइंट्स है, तरंगाग्र, वेव फ्रंट जिसे हम लोग बोलते हैं, इस पर पहले हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछता है, इस पर भी हम लोग पहले विचार कर लेंगे। तो पहले जितने बात हम आपको बताए हैं, समझाए, पहले उन बातों को आप लिख लीजिए। तरंग प्रकाश के पहले प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो निर्वात अथवा द्रव्यात्मक माध्यम में संचरण करता है तथा हमारे आंख के रेटिना से टकराकर वस्तु के होने का आभास कराता है। प्रकाश से संबंधित प्रमुख तथ्य, फर्स्ट है प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है, दूसरा प्रकाश निर्वात तथा द्रव्यात्मक माध्यम में गमन करता है। तीसरा है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश कुछ धात्विक पदार्थों से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, जिसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तो देख चुके थे हम लोग, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये सब हम लोग आगे के चैप्टर में फर्स्ट ये जैसा कि बताए थे, तो प्रकाश का व्यतिकरण इसी चैप्टर में पढ़ना है, विवर्तन हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है और प्रकाश का ध्रुवण भी हम लोग को इसी चैप्टर तरंग प्रकाश के में पढ़ना है। बट ये आपका अगला यूनिट हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के ही नाम से यूनिट होगा, ये आपका जो होगा ये 6ठा यूनिट होगा, इसे भी देखेंगे। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। 1675 ईस्वी में न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए। इनके सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से अनगिनत भारहीन एवं अदृश्य कण लगातार निकलते रहता है, जिसे कणिका कॉर्पस्कुलर कहते हैं। ये कणिकाएं स्रोत से हर संभव दिशाओं में
से ये प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, अगर कोई रुकावट ना हो तो ये चारों दिशाओं में जाती है। किसी प्रकार से ये कणिकाएं भी हर संभव दिशाओं में प्रकाश की चाल से निकलकर आगे की ओर बढ़ती है और अपने साथ जो है वह गतिज ऊर्जा को ले जाती है। प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों का कारण कण के भिन्न भिन्न आकार। जब कणिकाएं किसी माध्यम में पहुंचती है तो माध्यम की प्रकृति के अनुसार कण पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है, जिससे प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन आदि की व्याख्या हुई, परंतु प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई, क्योंकि उनके सिद्धांत के विफल होने का कारण था उन्होंने बताए थे कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जबकि प्रयोग के द्वारा ऐसा नहीं पाया गया। प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। साथ ही साथ उनके विफल होने का यह भी एक कारण था, उन्होंने जो बताए थे फर्स्ट पॉइंट में कि प्रकाश स्रोत से अनगिनत अदृश्य और भारहीन कण लगातार निकलते रहते हैं, तो जब लगातार निकलते रहेंगे तो प्रकाश स्रोत के भार में, प्रकाश स्रोत के आकार में कुछ न कुछ कमी अवश्य होगी, कुछ न कुछ कमी होगी, है ना। तो ये सब उनके असफलता का कारण हुआ। तब हाइगेंस साहब आए और 1678 ईस्वी में उन्होंने अपना हाइगेंस सिद्धांत दिया। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस आए 1678 ईस्वी में अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रकाश के चाल के बारे में बताया कि वह किस प्रकार से चलती है। सन 1678 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश किस रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो तरंग के रूप में। न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस रूप में जाती है, तो कण के रूप में। कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन ने। तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हाइगेंस ने। ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है और ये तरंगे जब हमारी आंखों पर पड़कर रेटिना से टकराती है तो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। तरंगों का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, क्योंकि तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम के लिए हाइगेंस ने ईथर कण की परिकल्पना किए थे। 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि तरंग के संचरण के लिए हाइगेंस साहब ने किस कण की परिकल्पना किए थे, तो तरंग संचरण के लिए ईथर कण की परिकल्पना किए थे। उन्होंने बताया कि ईथर का घनत्व बहुत ही कम होता है, यह पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है और किसी भी माध्यम में आसानी से प्रवेश कर सकता है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या हुई, परंतु प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हुई। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश की किस घटना की व्याख्या नहीं हुई, 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछ सकता है। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। सन 1801 ईस्वी में थॉमस यंग ने व्यतिकरण की खोज की, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का, और यंग तथा फ्रेनल भी एक साइंटिस्ट थे। दोनों ने मिलकर के यह सिद्ध किया कि प्रकाश तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है और तब प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या हुई। प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या हुई। प्रकाश का ध्रुवण ही सिद्ध करता है कि प्रकाश की प्रकृति जो होती है वह अनुप्रस्थ होती है। 1 मार्क्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में पूछता है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि निम्नलिखित में से प्रकाश की किस घटना के द्वारा होता है, तो याद रखना प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि प्रकाश के ध्रुवण की घटना के द्वारा होता है। 1 मार्क्स में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग शॉर्ट टाइप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये ऊपर जो अभी हम लोग देखे पॉइंट्स, ये पॉइंट शॉर्ट टाइप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ ये इसका इंट्रोडक्शन था। 1 मार्क्स क्वेश्चन जहां जहां पॉइंट पे हम 1 मार्क्स के लिए बोले हैं वो पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। आगे का जो अब जो पॉइंट है ये शॉर्ट टाइप के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा।
तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, ये तरंगाग्र किस किस तरंगाग्र का आकृति किस किस प्रकार से होता है, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछता है, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो हम लोग देखते हैं तरंगाग्र, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शॉर्ट टाइप में और 1 मार्क्स के लिए, जिसे इंग्लिश में हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करता है, तरंगाग्र कहलाता है। जैसा कि ये जब स्रोत से, प्रकाश स्रोत से जब तरंगे निकलती है, तो हाइगेंस साहब बताए थे कि पूरे माध्यम में ईथर कण जो है वह भरा हुआ है, इस प्रकार से ईथर कण भरा हुआ है। जब ये सोर्स से प्रकाश किरण निकलती है तो इस प्रकार से सबको वाइब्रेट करती है, ऑक्सीलेट करती है, सभी को ऑक्सीलेट करती है। इस प्रकार से ये ऑक्सीलेट करते हुए आगे की ओर बढ़ती है जाती है, आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ करें किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, वर्चुअल सरफेस, वह काल्पनिक पृष्ठ, ये पृष्ठ ले सकते हैं, ये पूरे पृष्ठों से भरा हुआ है, वो हम लोग दूर दूर पर खींचे हुए हैं। यहाँ पर का सभी कण समान, क्योंकि यहाँ से सभी का जो डिस्टेंस है सब समान है, तो सभी का जो कंपन है ये सब समान कंपन हो रहा है, सब समान कंपन कर रहा है। इस पे, इस लाइन पे ये सब समान कंपन कर रहा है, सब समान कंपन कर रहा है। तो ये जो हो गया, ये पृष्ठ जो होगा ये तरंगाग्र कहलाएगा, ये पृष्ठ तरंगाग्र कहलाएगा। इतना इसका दूरी डेफिनेट नहीं होता है, हम यहां पर भी इस प्रकार से भी खींच सकते थे, इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, लेकिन सब समान डिस्टेंस पे खींचाएगा, सारा समान डिस्टेंस पे खींचेंगे। तो ये सब जो समान सभी पर सब इस जितना भी रेखा पे जितना भी कण का कंपन होगा सब समान कला में कंपन करेगा, इसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। अब इसके आकृति के आधार पर इसको वेव फ्रंट को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है। अब अगर ये जो सोर्स है, लाइट सोर्स, वेव सोर्स जिसको हम लोग बोलते हो, अगर पॉइंटेड हो तो इससे इसी प्रकार का वेव फ्रंट पृष्ठ हम लोग बना सकते हैं, वेव फ्रंट इसी प्रकार से खींच सकते हैं। तो ऐसा वेव जो होगा, वेव फ्रंट जो होगा वह कहला जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसा कि 3 प्रकार में गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट का डेफिनेशन हो जाएगा कि यदि स्रोत बिंदुवत हो, तरंग का जो स्रोत हो, सोर्स ऑफ वेव जो हो वह पॉइंटेड हो, तो इस कंडीशन में जो वेव फ्रंट होगा वह होगा स्फेरिकल, क्योंकि ये चारों दिशाओं में, हर संभव दिशाओं में जाएगा समान रूप से। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से चलते चला जाएगा समान रूप से। तो इस पर, इस सरफेस पे सारे जो कण होंगे वो समान कला में कंपन करेंगे, तो ये गोलीय तरंगाग्र हो गया, ये गोलीय तरंगाग्र हो गया। और इस प्रकार से इसकी आकृति बहुत बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये सीमित दूरी के बाद जो ये दिखाई पड़ने लगेगा, ये इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, तो ये अधिक दूरी जाने के बाद ये समतल जैसा दिखाई पड़ने लगेगा। तो यदि गोलीय तरंगाग्र की आकृति बढ़कर बहुत अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में गोलीय तरंगाग्र का एक छोटा सा हिस्सा जो है ना, वह समतल तरंगाग्र कहलाता है, प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। यदि वेव सोर्स जो हो वो स्लिट हो, रेखीय हो, इस प्रकार से ऐसे हो, तो उस कंडीशन में जो वेव फ्रंट का जो निर्माण करेगा वह वेव फ्रंट हो जाएगा, वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा। इस प्रकार से ना, इस प्रकार से निर्माण करेगा, वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। इस प्रकार से वेव फ्रंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। वेव फ्रंट कुछ है नहीं, बस ये जो सोर्स से जो वेव निकलता है उस पर सभी कण जो है समान कला में, समान मोशन में जो है वो वाइब्रेट करते हैं, उसी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। इसके आकृति के आधार पर इसे 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है, एक गोलीय तरंगाग्र, एक बेलनाकार तरंगाग्र, एक समतल तरंगाग्र। यदि पॉइंट वेव सोर्स, तरंग स्रोत जो हो वह बिंदुवत हो, उस स्थिति में गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। यदि स्रोत रेखीय हो, स्लिट टाइप का हो, तो उस कंडीशन में बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। यदि गोलीय तरंगाग्र की आकृति बढ़ करके बहुत अधिक हो जाए, तो गोलीय तरंगाग्र का एक छोटा सा पार्ट जो है वह समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। ये तीनों का डेफिनेशन फिगर के द्वारा हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछता है कि यदि स्रोत बिंदुवत हो तो तरंगाग्र की आकृति कैसी होगी, तो गोलीय होगी। यदि स्रोत रेखीय हो, स्लिट हो, तो तरंगाग्र की आकृति कैसी होगी, तो बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होगा। और यदि ये समतल तरंगाग्र, यदि गोलीय तरंगाग्र की आकृति बढ़कर बहुत अधिक हो जाए, परिमित दूरी, फाइनाइट डिस्टेंस से,
अगर ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में जो है वह समतल तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट का निर्माण करता है। ये तीनों का डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। गोलीय तरंगाग्र स्फेरिकल वेव फ्रंट, यदि स्रोत बिंदुवत हो तो परिमित फाइनाइट दूरी पर गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। ये सोर्स है, स्रोत है, और यहाँ पे ढेर सारे ईथर का मतलब कण ढेर सारे मौजूद है। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से चारों दिशाओं में चलेगी कण को वाइब्रेट करते हुए। हम क्या दर्शाए हैं, ये दूरी पर दर्शाए हैं कण को। तो यहाँ पर इस रेखा पे जितने भी कण होंगे सभी का समान कला में कंपन करेंगे, क्योंकि इस स्रोत से इसकी जो दूरी होगी समान होगी, सभी का कंपन जो होगा समान रूप से होगा। यहाँ पर भी हम लोग गोली खींच सकते हैं, आगे भी गोल खींच सकते हैं, और इस प्रकार से ये सभी समान होगा। इस प्रकार से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कहला जाएगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट का ये फिगर हुआ। अब हम लोग देखेंगे बेलनाकार तरंगाग्र सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बेलनाकार तरंगाग्र सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, यदि स्रोत रेखीय हो, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, यदि स्रोत रेखीय अर्थात रेखा क्षेत्र, इंग्लिश में स्लिट कहते हैं, के आकार का हो तो बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। बेलनाकार तरंगाग्र की आकृति, ये सब जो है स्रोत की आकृति है, स्रोत की आकृति। इस प्रकार से ये एक साथ जब जाएगा तो इस प्रकार से ये बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट करते हैं। अगर बना लीजिए समतल तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट, किसी बिंदुवत स्रोत के लिए परिमित फाइनाइट दूरी पर तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है, लेकिन इससे काफी दूरी पर लिए गए तरंगाग्र, जिसे गोलीय तरंगाग्र की आकृति जब बढ़ करके बहुत अधिक हो जाती है तो काफी दूरी पर लिए गए तरंगाग्र की त्रिज्या बहुत बड़ी हो जाती है और गोलीय सतह का एक छोटा सा भाग लगभग समतल जैसा होता है। इस प्रकार के तरंगाग्र को ही हम लोग समतल तरंगाग्र कहते हैं। मीन्स गोलीय तरंगाग्र की आकृति जब बढ़कर बहुत अधिक हो जाए तो इसके छोटे से भाग को हम लोग समतल तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र पर खींचे गए अभिलंब परस्पर समानांतर किरणों को व्यक्त करता है, जिसे नीचे के चित्र में दिखाया गया है। ये सभी समतल तरंगाग्र है। ये परस्पर जो लंब खींचा गया है, ये लाइन जो है समानांतर जो है समानांतर, ये किरण को दर्शाता है। ये जो किरण होता है हमेशा सतह के लंबवत चलता है, सतह के लंबवत। हम गोलीय तरंगाग्र में भी एरो का निशान खींचे हुए हैं, वो भी किरण को इंडिकेट करता है। आपका जो समतल तरंगाग्र की जो आकृति होगी, समतल तरंगाग्र की जो आकृति होगी इस प्रकार की आकृति होगी, इस प्रकार से सतह जैसा ऐसे होगा, यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे होगा। ये आकृति बना सकते हैं तो इस प्रकार से बनाइए। आप फिगर बनाने के लिए बुक का भी सहारा ले सकते हैं। फिगर में दिक्कत हो, जिनके पास बुक है आप बुक देखकर भी फिगर बनाइए। इस प्रकार से समतल तरंगाग्र का निर्माण होगा। तो समतल तरंगाग्र जब भी आगे समतल तरंगाग्र खींचेंगे तो इस प्रकार से सतह हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा। जब भी हम लोग समतल तरंगाग्र खींचेंगे तो समतल तरंगाग्र का ये सतह हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा। जब भी दिखाई पड़ेगा तो आगे का ये सतह। तो जब भी हमको समतल तरंगाग्र खींचना होगा, जब भी हमें समतल तरंगाग्र खींचना होगा तो हमको सिर्फ एक सीधा लाइन खींचेंगे, इस प्रकार का लाइन खींचेंगे। क्योंकि ये समतल तरंगाग्र की आकृति इस प्रकार से, तो हमको ये सिर्फ आगे का पार्ट ये दिखाई देगा, इसलिए सिर्फ ये लाइन खींचेंगे। ऐसा लाइन हम लोग समतल तरंगाग्र के लिए नहीं खींचेंगे। ये तो फिगर में दर्शाए हैं, इस प्रकार से दर्शाया। लेकिन जब भी आगे खींचेंगे तो समतल तरंगाग्र तो एक लाइन सीधा ही खींचेंगे। ये लाइन तिरछा भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन जब भी खींचेंगे तो एक ही लाइन खींचेंगे, वो इंडिकेट करेगा आपका समतल तरंगाग्र। एक्चुअली समतल तरंगाग्र की आकृति इस प्रकार से होती है, लेकिन आगे का ही पार्ट से दिखाई पड़ता है, इसलिए हम लोग इसकी आकृति इस प्रकार से खींचेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत की व्याख्या देखेंगे और हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम की व्याख्या देखेंगे, जो कि 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद हाइगेंस का तरंग सिद्धांत चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा।